आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, लाइव हो गया है, एक बार ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो कि यस मैम सब कुछ क्लियर है। फिर अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हम क्या पढ़ रहे थे? हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, है ना। हमने क्या पढ़ा था? चलो कुछ स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं, सुहानी आ चुके हैं, विवेक आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं। विवेक तो बहुत कमेंट करते हैं, कल की क्लास में विवेक के बहुत सारे कमेंट्स थे, मैंने अवॉइड किए थे, है ना। विवेक बार बार कमेंट करके एक ही बात बोलते हैं, मैम सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस बता दीजिए। डोंट वरी, मैं आज आपको सिलेबस नोट डाउन करवाऊंगी, बताने की जरूरत नहीं। आज मैं एक एक चीज आपको क्लास में नोट डाउन करवाऊंगी कि हम ऐसे से पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे और फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, लास्ट क्लास में हम रिवाइज कर लें 5 मिनट में कि अपन ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने बताया था बायोलॉजी जो टर्म है, ये जो शब्द है, इसका मीनिंग होता क्या है। तो बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लिविंग्स के बारे में, यानी कि अपने चारों तरफ जितने भी सजीव हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया था कि लिविंग का मतलब क्या होता है, यानी कि आप लिविंग किसको कहते हो। तो लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से? पहला, लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल हो, यानी कोशिका हो। सेल से बने हुई जो स्ट्रक्चर होगी साइंस में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम लिविंग कहेंगे। फिर दूसरा हमने पढ़ा था सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य होना चाहिए। थर्ड पे हमने पढ़ा था लिविंग वही है जिसके बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है चापचे, यानी कि उसके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है। और फोर्थ पे हमने पढ़ा था लिविंग वही है जिसके बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण की प्रक्रिया हो। और फिफ्थ पे हमने पढ़ा था लिविंग वही है जिसके बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस हो। डाइजेशन का मतलब होता है जो भी आप खाना खाते हो, जो भी आप न्यूट्रिएंट लेते हो, उन न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन करना, उनको छोटा छोटा तोड़ना, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि लिविंग वही होता है जिसके बॉडी में रेस्पायरेशन, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया हो। ये 6 हमने पढ़ लिए थे, है ना। यहां तक की क्लास में किसी को भी कोई भी डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी टाइप का, छोटा मोटा कैसा भी डाउट है आपका, बेझिझक आप मेरे से लास्ट में क्लास में 5 मिनट में पूछ लीजिएगा कि मैम ये डाउट आ रहा है हमारा, हम आपके सारे डाउट सॉल्व कर देंगे। उससे पहले अब हम देखेंगे कि 7 नंबर पे कौन सा कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि लिविंग बॉडी में कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसको हम लिविंग बोलने के लिए जो 7 नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होना चाहिए। तो 7 नंबर पे आता है लिविंग बॉडी के अंदर एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होना चाहिए जिसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन और हिंदी में हम कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन की प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि जितनी भी लिविंग बॉडी है उन सब में एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना चाहिए। जैसे लास्ट क्लास में मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था? मार्कर नॉन लिविंग है बिकॉज ये एटम यानी कि परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इसके बॉडी में किसी भी टाइप का कोई एक्सक्रीशन नहीं होता है। लेकिन मैं लिविंग हूं और ये प्लांट लिविंग है, और गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर सब लिविंग होते हैं। इन सब में एक प्रोसेस होता है, कौन सा? एक्सक्रीशन। सबसे पहले एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या होता है आपको ये जानना है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। उत्सर्जन जो शब्द है उसका मतलब क्या है? बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज पढ़ाई थी कि हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है ना। ये बात पढ़ी थी ना हमने कि हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। जब ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूं, समझने की कोशिश करना। जैसे हमारी बॉडी में एक केमिकल रिएक्शन हुई A+B, ये क्या है? ये रिएक्टेंट है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में बाईनी दिशा में क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं। और A+B के रिएक्ट करने से C+D बना, और C+D क्या है? ये प्रोडक्ट है, ये उत्पाद बने हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में हुई। जब बच्चा C+D प्रोडक्ट बनते हैं, ये तो अच्छे प्रोडक्ट हैं, इनकी जरूरत है हमारे बॉडी में। लेकिन जब जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तब साथ में प्रोडक्ट्स के साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। और ये वेस्ट जो है ना, ये हमारे बॉडी में बना लेकिन ये किसी काम का नहीं है। अगर ये हमारे शरीर के अंदर रह गया ना तो हमें नुकसान पहुंचाएगा।
हमें हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देगा, हमारे बॉडी को खराब करना शुरू कर देगा। यानी कि मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जब हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, तब उत्पाद के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। और ये वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? उस लिविंग बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं उसे। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको रिमूव करवाना पड़ेगा। और ये जिस भी प्रोसेस के थ्रू रिमूव होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। उसी को हम उत्सर्जन की अभिक्रिया कहते हैं। जी हां, जितने भी लिविंग बॉडी होते हैं उन सब में एक्सक्रीशन होता है। जैसे मैं हमारी बात करूं, आप सांस छोड़ते हो, है ना? अच्छे से सांस छोड़ी। सांस जब छोड़ती हो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस का अमाउंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी सोचा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्यों छोड़ते हैं बाहर? ये हमारे किसी काम का नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हमारे बॉडी में। याद है लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन तोड़ता है तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। और मैंने कहा था बहुत अच्छे से कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है। आप देखो ना, पानी काम का है, एनर्जी काम का है, लेकिन पानी और एनर्जी बना तो साथ में CO2 भी तो बना ना, और ये CO2 किसी काम का नहीं है। तो इस CO2 को क्या करना पड़ेगा? इसे रिमूव करना पड़ेगा, इसे हमारे शरीर से बाहर छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज आपके शरीर में बहुत सारा CO2 हो गया ना, तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा बन जाता है और वो नुकसान पहुंचाता है आपके ऑर्गन्स को। तो मैं यही तो बताना चाह रही हूं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या बनते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे यूरिन, पेशाब, आप पेशाब करते हो, है ना? तो उस पेशाब में बहुत सारे हार्मफुल प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाते हैं। अब अगर किसी इंसान की किडनी खराब हो जाए, पता है ना आपको, अगर किडनी खराब हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो इंसान धीरे 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 वो इंसान अपनी आखिरी स्टेज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी यूरिन बनाते हैं, पेशाब बनाते हैं। और अगर पेशाब नहीं बनेगा तो पेशाब में जो जितने भी खराब चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपके बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगी और वो धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर ही डिपॉजिट होती जाएंगी और अल्टीमेटली आपका बॉडी खराब हो जाएगा, आप मर जाओगे, है ना? तो इसीलिए मैंने कहा एक्सक्रीशन लिविंग्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, क्या प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको। आप सुबह सुबह प्लांट के नीचे जाना और प्लांट को ऐसे हिलाना, उसके डालियों को, बहुत सारा पानी की, ओस की बूंदें आपके शरीर पे आके गिरती है। वो क्यों गिरती है पानी की बूंदें? क्योंकि वो एक्सेस वाटर होता है प्लांट के अंदर, और एक्सेस वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए प्लांट ट्रांसपीरेशन कर देते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर देते हैं। कुछ प्लांट से आपने गोंद देखा, गोंद मिलता है। कुछ प्लांट से लैटेक्स, रबड़ जिससे बनाते हैं हम लैटेक्स, दूध जैसा एक पदार्थ मिलता है। ये सब क्या है? ये सब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकलते हैं प्लांट से? एक्सक्रीशन। तो बच्चों, जितने भी सारे लिविंग्स होते हैं उन सब के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, यानी कि वो सब उत्सर्जन की प्रोसेस करते हैं। और एक्सक्रीशन में क्या करते हैं? वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देते हैं। और जिस केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है उसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? मछली, भैंस, घोड़ा, बकरी, जानवर सब करते हैं एक्सक्रीशन। तो सातवां कैरेक्टर क्या हो गया कि मैम लिविंग बॉडी में क्या होना चाहिए? एक्सक्रीशन का प्रोसेस होना चाहिए। लिविंग वही है जिसके बॉडी में एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा है। अगर एक्सक्रीशन किसी भी बॉडी में नहीं हो रहा है तो हम उसको लिविंग में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये 7वें नंबर पे लिविंग्स का क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स था। ओके, चलो अब 8th नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट 8th पे कौन सा आता है? 8th पे आपकी एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेंसिटिविटी की प्रोसेस हो। अब ये सेंसिटिविटी क्या होती है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सेंसिटिविटी, कभी ना कभी नहीं तो आपने ये शब्द सुना होगा ना, यार वो बहुत सेंसिटिव है। सुना है ना, यार वो बहुत सेंसिटिव है, उसको ज्यादा आप हर्ट मत करा करो, वो सेंसिटिव पर्सन है। सुना है ना?
चलो, सेंसिटिविटी क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं संवेदनशीलता। इसको संवेदनशीलता, संवेदनशीलता इसका मतलब क्या होता है? साइंस कहती है कि लिविंग बॉडी के अंदर सेंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अब सेंस करने की मतलब, जैसे बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देती हूं मैं आपको। आप इस कमरे के अंदर गुलाब के फूल रख दो, मेरी नाक क्या कर लेगी? मेरी नोज उस गुलाब के फूल की जो स्मेल है उसकी पहचान कर लेगी और मैं कहूंगी ये तो गुलाब के फूल है। अब मेरी आंख पे पट्टी भी बांध दोगे और मुझे गुलाब सुंघाओगे तो मैं बता दूंगी, है ना? मैं आपको देख पा रही हूं, आपके कमेंट्स देख पा रही हूं, सेंस कर रही है कौन? मेरी आंखें। अब मुझे चांटा मारो, मुझे दर्द होगा यहां पे, क्यों? क्योंकि मेरी स्किन सेंस कर रही है। यानी कि जो लिविंग्स होते हैं उनमें सेंसिटिविटी की प्रोसेस होती है। जैसे अभी ठंड है तो मुझे ठंड लगेगी, गर्मी है तो मुझे गर्मी लगेगी। आप मुझे बारिश में बाहर छोड़ दोगे, बारिश बहुत तेज होएगी तो मेरा बॉडी थोड़ा सा क्या होगा? शिवरिंग, कपाने लग जाएगा, हल्की फुल्की ठंड लगने लग जाएगी मेरे बॉडी को। यानी कि सेंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए लिविंग्स में। और हमारी बॉडी में सेंस करने के लिए हमें भगवान ने सेंसरी ऑर्गन भी दिए हैं। संवेदनशीलता को पहचानने के लिए हमें ऑर्गन्स दिए हैं। जैसे आंख किसका सेंस करती है? देखने का, कान सुनने का, नाक स्मेल का, टंग जीभ आपका टेस्ट कैसा टेस्ट है। जो आपको सर्दी गर्मी लग रही है, किसी ने चांटा मारा, सुई चुभ दी, कांटा चुभ गया, तो ये जो आपको एहसास हो रहा है ये स्किन के थ्रू आता है, ये त्वचा के थ्रू आता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम क्या प्लांट्स में भी सेंसिटिविटी होती है? बिल्कुल होती है। अब देखो ना, मई जून के महीने में जो बहुत तेज धूप पड़ती है तो बहुत सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं, है ना? ज्यादा सनलाइट आई, ज्यादा हीट आया, ज्यादा हीट पड़ा, प्लांट जल जाते हैं। अगर प्लांट में सेंसिटिविटी नहीं होती तो क्या वो जल जाते? नहीं जलते ना। आप खुद सोचो, प्लांट्स को सनलाइट जरूरी है, लेकिन ज्यादा सनलाइट पड़ जाएगी तो वो प्लांट्स के लिए नुकसान पहुंचा देती है, वो प्लांट को जला देती है। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? तो प्लांट्स के अंदर भी सेंस करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। बाकी सारे जानवरों में होती है। तो लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेंसिटिविटी हो। आपने सुना होगा हमारे मम्मी पापा कहते हैं रात को पेड़ पौधों को टच नहीं करना चाहिए, है ना? और पेड़ पौधों को भी काटते हो तो बहुत दर्द होता है उनको भी, है ना? बिल्कुल सही बात है ये। अगर पेड़ पौधों को भी काटते हो तो उनको भी दर्द महसूस होता है, बिल्कुल होता है ना? तो याद रखिएगा सेंसिटिविटी का भी एक प्रोसेस होता है लिविंग्स के अंदर। और नेक्स्ट 9 नंबर पे जो आता है वो आता है एडेप्टेशन। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, इनका डेफिनेशन लिखा हुआ सब कुछ नोट्स में मिल जाएगा। एडेप्टेशन होना चाहिए। बायोलॉजी कहती है कि लिविंग बॉडी में एडेप्टेशन की प्रोसेस होने चाहिए। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। एडेप्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए। जो एनवायरनमेंट के चारों तरफ जैसी कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना एडेप्टेशन होता है। यानी कि चारों तरफ जो वातावरण में जिस तरीके की कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना। सुना होगा ना, एक चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी दी थी, है ना? कौन सा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही उतना ही ज्यादा अच्छा सर्वाइव कर पाएगा। जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूं। अभी कोविड आया था, कोरोना आया था, कोरोना आ गया था एनवायरमेंट में। अब आपको क्या करना था? अपने आप को कोरोना से बचाना था। अब बचाने के लिए आपको सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता था, मास्क लगाना था, है ना? उसके बाद आप किसी से मिल नहीं रहे थे। आपको अगर कोरोना हो भी गया था तो आप आइसोलेट हो रहे थे एक कमरे के अंदर। अगर आप उस वातावरण की जो गिवन कंडीशन थी, उस समय गिवन कंडीशन थी कि भैया इस कोरोना वायरस से बच जाओ, उसके हिसाब से अगर आप नहीं चलते तो आपको कोरोना हो जाता, और हो जाता तो आपको पता ही है फिर क्या होता। तो कहने का मतलब है कि जो भी एनवायरमेंट की गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन कहलाता है। सर्दी आ गई, सर्दियों में सर्दियों के कपड़े निकाल लेते हो, अडेप्ट कर लिया ना एनवायरमेंट की कंडीशन को। गर्मी आ गई, पंखा एसी चला लेते हो। अगर पंखा एसी नहीं चलाओगे तो गर्मी में क्या हो जाएगा आपको ही पता है। अगर सर्दी में सर्दी के कपड़े नहीं पहनोगे तो ठंड लग जाएगी, बुखार हो जाएगा, दिमाग में बुखार चढ़ जाएगा, है ना? तो बच्चा ऐसे प्लांट देखो ना आप, इधर सन निकला है तो प्लांट क्या करते हैं? सन की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं।
अडेप्टेशन कर लिया ना उसने कि इधर सन निकला है तो अपना तने वाले भाग को ऐसे उस सन की तरफ मोड़ लेता है। तो ये अडेप्ट करने की क्वालिटी होनी चाहिए, अडेप्टेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर गिवन कंडीशन के हिसाब से आपको फिट रहना है, आपको सरवाइव करना है, तो आपको फिट रहना पड़ेगा। आपको जो भी गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर फिर कोरोना आ गया तो फिर हम वैसे ही मास्क लगाएंगे, हैंड सैनिटाइज करेंगे। अगर नहीं करोगे तो फिर एनवायरमेंट आपको खा जाएगा मतलब समझ रहे हैं आप, आपको वो पर्टिकुलर डिजीज हो जाएगी, वो आपको बीमारी हो जाएगी। तो लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेंसिटिविटी की कैपेसिटी हो, उसे दर्द हो, उसे गर्मी लगे, उसे सर्दी लगे, हर चीज का वो एहसास कर पाए, सेंस कर पाए वो, और जो भी गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल पाए, उसी को अडेप्टेशन कहा जाता है। और 10वें नंबर पे लास्ट कैरेक्टर आता है कि कोई भी लिविंग है इस यूनिवर्स में, इस संसार में, तो उसका पर्टिकुलर एक लाइफ साइकिल होता है, एक जीवन चक्र होता है उसका बच्चा। यानी कि लिविंग बॉडी अगर इस यूनिवर्स में आया है तो एक दिन उसे जाना पड़ेगा। जी हां, ये परम सत्य है। आप सब सुनते होंगे हमारे बुजुर्ग लोगों से कि जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा, है ना। तो प्लांट्स भी मरते हैं, हम लोग भी मरते हैं, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर, सबका एक लाइफ स्पेन फिक्स है। आपने सुना होगा जो आपका कॉकरोच होता है वो 250 से, कॉकरोच नहीं सॉरी, वो टोटोइस कछुआ जो होता है, कछुआ 300 साल तक जिंदा रह सकता है ना। हम लोगों का साइंस कहती है कि अगर हम लोगों को कोई बीमारी नहीं है तो ऑन एन एवरेज ह्यूमन 70 साल तो भैया जिंदा रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि हमारा लाइफ स्पेन कितने दिनों का है, हमारा जीवन काल 70 साल का माना गया है। अब अगर इस बीच में आपको कोई बीमारी हो जाए खतरनाक, तो फिर वो एक अलग कंडीशन है ना। लेकिन हर एक लिविंग बॉडी है, गाय भैंस घोड़ा बकरी जानवर प्लांट, ये सब की डेथ होनी है। जन्म से लेकर मरने के बीच में जो एक इनका चक्र चलता है उसी को लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी की हम बात करते हैं कि हमारा लाइफ साइकिल कैसे चलता है। आप जानते हैं हम लोग कैसे बने, तो बच्चों देखो, जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। एक मेल गैमेट होता है जिसको हम स्पर्म यानी शुक्राणु कहते हैं, एक कोशिका होती है शुक्राणु, और एक होती है ओवा जिसको हम अंडाणु बोलते हैं। ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके मिलने से एक नया सेल बनता है ऐसे, और ये किसी भी लिविंग बॉडी का फर्स्ट सेल होता है। आप मैं हम सब जिस एक कोशिका से बने हैं ना, जो प्रथम कोशिका थी हमारे बॉडी की, उसको हम जाइगोट कहते हैं, इसको हम युग्मनज कहते हैं। जाइगोट क्या है? फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो सेल जिससे हम सब मिलकर बने हुए हैं। ये जाइगोट बना, फिर इस जाइगोट से धीरे धीरे एक सेल से अनेकों सेल बनेंगी, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन्स बनेंगे, तो हम बोलते हैं फीटस बन गया। फीटस अभी मां के गर्भाशय में है, अभी मां के ही वोम्ब में है फीटस से धीरे धीरे उसके सारे ऑर्गन्स बन गए, तो हम बोलते हैं एम्ब्रियो बन गया, भ्रूण बन गया। फिर भ्रूण का क्या होता है? जन्म होता है। हम बोलते हैं बच्चे का जन्म हो गया, और बच्चे का जब जन्म होता है तो वो कितने दिन तक आप जानते हैं, उसको हम बोलते हैं उसका चाइल्डहुड, उसका बाल्य अवस्था शुरू हो गया है। फिर क्या होता है? वो बच्चा अडल्ट होता है 18 साल के बाद, उसकी टीनेज स्टार्ट होती है, और फिर वो अडल्ट हो जाता है 18 के बाद। फिर वो धीरे 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 क्या होता है? वो ओल्ड एज की स्टेज में जाता है, उसका बुढ़ापा, उसका वृद्धा अवस्था शुरू हो जाती है, और फिर उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो बच्चा ये जो था ना, यहां से लेकर यहां तक प्रोसेस, इसी को लाइफ साइकिल कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसका लाइफ साइकिल फिक्स नहीं है, ये लिविंग ही नहीं है ना। मैं इसको अभी चाहूं तभी तोड़ दूं इसको, समझ रहे हो आप? तो लेकिन हम लोगों का गाय भैंस घोड़ा बकरी मछली कबूतर मेंढक सबका लाइफ साइकिल फिक्स होता है। फिक्स का मतलब, जैसे मैंने कहा ना, ऑन एन एवरेज हम लोग 70 साल तक जिंदा रहते हैं। ऐसे ही जो टोटोइज होते हैं, जो कछुए होते हैं, वो 250 से 300 साल तक जिंदा रहते हैं। ऐसे हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक जीव का लाइफ साइकिल फिक्स है, उसके बीच में वो अपने सारे काम करता है। तो जैसे हमारा लाइफ साइकिल ऐसे बना,
यहां हम ऐसे बने और बन के हम ऐसे चले गए। इसलिए कहते हैं कि ये अंतिम सत्य है, ये परम सत्य है कि जो भी लिविंग बॉडी आया है उसको जाना तो पड़ेगा इस यूनिवर्स से, इस संसार से उसको जाना तो पड़ेगा ही। ठीक है बच्चों, तो ये आपके 10 कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसी भी लिविंग बॉडी के। अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम क्या पढ़ा रही है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो सुनो, मैंने पढ़ाया कि बायोलॉजी में हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं, और लिविंग्स क्या होते हैं, जिनके अंदर ये 10 कैरेक्टर हैं। सजीव वो होते हैं जिनके अंदर ये 10 लक्षण होते हैं, उनको हम सजीव कहते हैं, और ये हम सब में होते हैं, और हम सब लिविंग्स हैं। और इन्हीं लिविंग्स के बारे में पढ़ना बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है। शायद अब आपको कुछ टर्म्स, आपको बायोलॉजी, आपको लिविंग के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, सारी चीजें डिस्कस करते हैं, और फिर अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए बच्चों सुनो, मैंने कहा कि बायोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। हो गया क्लियर। अब बच्चों ये जो बायोलॉजी है ना, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। आप मुझसे पूछोगे मैम कितनी ब्रांच होती है? अनकाउंटेबल, नई नई ब्रांचेस भी आती रहती है। जैसे आपने सुना होगा डर्मेटोलॉजी, है ना, आपने सुना होगा हिपैटोलॉजी, आपने सुना होगा न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन जब हम वनडे एग्जाम्स की बात करते हैं तो हमें 4 ब्रांचेस पढ़नी होती है। कौन कौन सी, जरा देख ले, यहीं से अपना सिलेबस बन जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे कल की क्लास में कमेंट कर रहे थे ना कि मैम सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। मैंने बताया भी था कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारा सिलेबस नोट डाउन करवा दूंगी, है ना। चलिए सुनो, सबसे पहला बायोलॉजी का वो ब्रांच जो सबसे बड़ा है और जो वनडे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज जूलॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स, जानवर। मैं आज जू गया था, जू में क्या देखे? एनिमल्स देखे। ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, जानवरों के बारे में स्टडी करना, टू स्टडी अबाउट एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी। अब आप कहोगे मैम क्या ह्यूमन बॉडी, क्या मनुष्य जानवर है? अरे याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा क्लासिफिकेशन हुआ था तो हम लोग कहां आए थे? हम एनिमल किंगडम में, हम एनिमेलिया किंगडम में रखे गए थे। इसलिए जब जब मैं बोलूं जानवर तो समझना हम लोग भी उसके अंदर हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम जूलॉजी कहते हैं। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि जूलॉजी के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? फादर का मतलब होता है बच्चा जनक, पिता। यानी कि इस ब्रांच पे सबसे ज्यादा काम करने वाले और सबसे पहले काम करने वाले महान साइंटिस्ट कौन है? जिन्होंने बायोलॉजी बनाया, जिनका नाम है अरस्तु, जिनको इंग्लिश में आप एरिस्टोटल कहते हैं और हिंदी में हम अरस्तु कहते हैं। ये जो अरस्तु है ना, इनकी वजह से ही बायोलॉजी है। इन्होंने ही सारे के सारे यूनिवर्स को, सारे के सारे संसार को बायोलॉजी और लिविंग्स के बारे में बताया कि भैया ऐसी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम ऐसे ऐसे लिविंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ जूलॉजी एंड एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी। अरस्तु को हम जूलॉजी के भी, मतलब जंतु विज्ञान के पिता या जनक बोलते हैं, और जो जीव विज्ञान है उसके भी जनक बोलते हैं। ऐसा ही एक दूसरा ब्रांच आता है बायोलॉजी का जिसका नाम होता है बच्चा बोटनी। बोटनी, और बोटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? आपके चारों तरफ जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स। बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वो ब्रांच जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है, कितने टाइप के फ्रूट होते हैं, लीफ का क्या काम होता है, तने का क्या काम होता है, जड़ों का क्या काम होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, प्लांट में भी बीमारियां होती हैं। जैसे हम लोगों में बीमारी है ना, वैसे प्लांट में भी बीमारियां होती हैं। ये सब पढ़ना आपका बोटनी कहलाता है।
तो जब आप प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, प्लांट के जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं वो सारे पढ़ोगे तो आप कौन सी ब्रांच पढ़ोगे? आप बोटनी, आप वनस्पति विज्ञान पढ़ोगे। अब आपको मैम क्यों पढ़े हम प्लांट्स? अरे भैया बायोलॉजी में जब लिविंग पढ़ रहे हो तो लिविंग में प्लांट आएंगे नहीं क्या? तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। यस मैम, हम पढ़ेंगे। और जब इस ब्रांच के फादर की बात करते हो आप कि हु इज द फादर ऑफ बोटनी, तो यहां पे साइंटिस्ट का नाम आता है थियोफ्रास्टिस। थियोफ्रास्टिस वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस ब्रांच पे सबसे ज्यादा काम किया। प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्टडी करके सबको बताया कि भाई इस टाइप से प्लांट को क्लासिफाई करके हम एक बॉटनी ब्रांच बनाएंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हिंदी में लिखो। बच्चा ये जो नाम है ना, साइंटिस्ट का नाम हो गया, किताबों का नाम हो गया, ये सब इंग्लिश में ही लिखे हुए आते हैं। बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो आपको एज इट इज इंग्लिश में जो है उसी को हिंदी में टाइप करके मिल जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इतनी हिंदी आपके एग्जामिनर को भी नहीं आती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही टाइप कर देता है हिंदी में। इसलिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। बहुत सारे टर्म्स जो मैं इंग्लिश में लिखती हूं उनको इंग्लिश में भी साथ में लिखा करें, ठीक है? हो गया दूसरा ब्रांच। हम यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो तीसरा ब्रांच आता है दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी और हिंदी में बोलते हैं हम सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान ऐसी ब्रांच जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। अब माइक्रोब्स क्या होते हैं बच्चा? आप लोग बताओ कमेंट करके। मैं पढ़ा चुकी हूं आपको व्हाट इज माइक्रोब। मैंने कहा था ऐसे छोटे छोटे जीव जो लिविंग तो हैं लेकिन उनको देखने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, लेकिन वो लिविंग हैं। जैसे इस कमरे में बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत सारे वायरस हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव हैं। अब पढ़ना तो पड़ेगा, जीव है तो पढ़ना तो पड़ेगा। और जब बात करते हैं यहां पे हम क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब इसी ब्रांच में रखे गए हैं। बैक्टीरिया, नया कोई वायरस आया ना तो बच्चा उसको माइक्रोबायोलॉजी में ऐड कर देते हैं, ठीक है? चलिए, तो हम यहां पे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, वायरस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां करते हैं। बहुत सारे वायरस से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया से क्वेश्चन आते हैं, आपने खुद ने देखा होगा, है ना? टीबी कैसे हो गया, निमोनिया कैसे हो गया, कोरोना वायरस के क्या क्या कैरेक्टर हैं, सारे पढ़ने हैं हमें। इस ब्रांच पे सबसे पहले काम करने वाले साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनको कहा गया है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जी को हम क्या बोलते हैं? इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। लेकिन आजकल इनकी जगह हम लुईस पास्चर को भी माइक्रोबायोलॉजी के फादर, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर हम लुईस पास्चर जी को भी कंसीडर करने लगे हैं। लेकिन एग्जामिनर जब भी डालेगा आपके ऑप्शन में यही डालेगा। हाँ, वो बात अलग है, इनके बाद जो लुईस पास्चर जी थे ना, इन्होंने बहुत ज्यादा काम कर दिया इस ब्रांच पे, तो इसलिए हम इनको आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर कंसीडर करने लगे हैं। लेकिन आपको हमेशा यही करके आना है ऑप्शन में। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्या कर दिया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कि उनको फादर बना दे हम? सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवाणु की खोज करने वाले यही महान साइंटिस्ट थे। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने की, तो आप क्या बताएंगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। और बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रोब होते हैं। सबसे पहले इस पूरे संसार को, इस दुनिया को बताया कि भैया माइक्रोब्स भी कुछ होते हैं, ठीक है? और फोर्थ नंबर पे जो ब्रांच आएगी जो आपको पढ़नी होगी दैट इज जेनेटिक्स। 4 नंबर पे आती है, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं।
उसको हम आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। और जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? अच्छा, आजकल तो बहुत सुनते हो, अरे यार मेरे बहुत बाल झड़ गए। क्यों? क्योंकि मेरे पापा के भी बाल झड़ गए थे, है ना। यानी कि मेरे पापा को भी बाल झड़ने की दिक्कत थी और पापा से मेरे में ट्रांसफर हो गई यार। सुनते हो ना। या मेरे पापा को डायबिटीज हुई थी 25 साल में, मुझे भी डायबिटीज हो गई है। यानी कि ये कैरेक्टर्स कहां से मिले आपको? पिछली पीढ़ी से। तो जेनेटिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें हम ऐसी बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं जो हमें पिछली जनरेशन से मिलते हैं, जो पिछली पीढ़ी से मिलते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे ऐसे जीन्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी डिजीज बीमारियां होती हैं जो हमारे बॉडी में हमारे माता पिता से आए हैं, हमसे हमारे बच्चों में जाएंगे, हमारे बच्चों से उनके बच्चे में जाएंगे। वही हमें सबसे पहले यहां पर पढ़ने हैं। ये वो ब्रांच है जिसके अंदर हम आनुवांशिक लक्षणों और आनुवांशिक बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। और आपने एक साइंटिस्ट का नाम यहां पे पक्का सुना होगा, 10वीं क्लास तक तो सब पढ़ के आए हैं भैया। क्या? सर ग्रीगर जोन मेंडल। याद है मेंडल जी? मेंडल जी को हम क्या कहते हैं? सर ग्रीगर जोन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके जेनेटिक्स ब्रांच को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था। याद है वो अपन स्कूल में बनाते थे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल जी ने। यहां से इस स्लाइड से आपको यह याद रखना है कि वनडे एग्जाम में हमें ये चारों ब्रांच पढ़नी है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे। हमें एमबीबीएस नहीं करना है, हमें नीट के एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, अदरवाइज 2-3 ब्रांच और ऐड हो जाती है आपकी। समझ गए क्वेश्चन क्या क्या आएगा स्लाइड से? तो आप देख लो बच्चा। अभी तो मैं छोड़ूंगी क्लास, पहली क्लास मतलब थोड़ी देर में, ठीक है, ओके। हाँ जी, तो बायोलॉजी के अंदर हम 4 ऐसी मेजर ब्रांच यहां पे पढ़ने वाले हैं। पहला जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, तीसरा माइक्रोबायोलॉजी और चौथा जेनेटिक्स। चारों के फादर याद होने चाहिए। आ जाते हैं एग्जाम में। सबसे ज्यादा ये याद रखना, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंड लुईस पास्चर, ठीक है। अब जरा सिलेबस लिख ले। बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड है ना सिलेबस नोट डाउन करने के लिए। मैम ने सिलेबस नहीं बताया, मैम ने सिलेबस नहीं बताया। आइए जरा लिखवा देते हैं और समझा भी देते हैं कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। मैंने कहा ना एक ही बार साइंस पढ़नी है, लेकिन ऐसी पढ़नी है कि उसके बाद नहीं पढ़नी पड़े, ऐसी पढ़नी है कि उसके बाद नहीं पढ़नी पड़े। तो सब कुछ नोट डाउन करवा के। अच्छा, कल की क्लास में बहुत सारे बच्चों का एक डाउट था कि मैम ये बताओ कि हम नोट्स कैसे बनाएं। अरे नोट्स में सब कुछ आपको बोर्ड पे लिख के दे रही हूं, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे जैसे इसमें पढ़ा रही हूं वैसे वैसे, और साइड में क्वेश्चंस नोट डाउन करते जाओ, जो क्वेश्चन मैं बोलती हूं वो सुनो। सबसे पहले हम जूलॉजी में सिलेबस क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो नोट डाउन करो। जूलॉजी वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स, और एनिमल्स का मतलब ह्यूमंस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं जूलॉजी के, लिखिएगा। हम पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। सबसे पहले साइटोलॉजी पढ़ेंगे। साइटोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं हम कोशिका विज्ञान। अच्छा, मैं सिलेबस लिख पा रही हूं लेकिन इस सीक्वेंस से नहीं पढ़ाऊंगी मैं। बायोलॉजी में कोई मतलब नहीं है, कोई चैप्टर कहीं से लिंक्ड नहीं है। अब कोई भी चैप्टर रैंडमली पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि साइटोलॉजी पढ़ा तभी कुछ समझ में आएगा। ना 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 ना, जो आप बोलोगे वो चैप्टर स्टार्ट करूंगी मैं ऐसे नहीं चलती कि जो मैं घर से सोच के आती क्या पढ़ाना है क्या नहीं। टाइम हो गया है हर पढ़ाते पढ़ाते, ये थोड़ी सोचेंगे क्या पढ़ाना है क्या नहीं, ठीक है। सब समझ में आएगा, कहीं से भी कोई चैप्टर पढ़ लो। पहला साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान। देखो क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर, 10 क्लास खा जाता है।
सेल क्या होती है, सेल के बारे में पढ़ना ही साइटोलॉजी होता है। सेल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, बैक्टीरिया की सेल कौन सी होती है, हमारी कौन सी होती है, प्लांट और हमारी सेल में क्या डिफरेंस होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्रोटोप्लास्ट, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सारा कुछ पढ़ना है यहां पे। दूसरा आ जाओ, दूसरा हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या होता है, टिश्यूज के बारे में स्टडी करना, उत्तक विज्ञान। टिश्यू, हमारे बॉडी में कौन कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं, सुना होगा आपने। एक नाम बताऊं, जो हड्डियां होती है ना, हड्डियां, आपको क्या लगता है हड्डियां क्या होती हैं? हड्डियां टिश्यू होती हैं हमारी। बोन्स आर स्ट्रॉन्गर टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। खून है, खून भी एक टाइप का टिश्यू होता है। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे टाइप के हमारे बॉडी में टिश्यू होते हैं। एग्जाम में आता है ये जो स्किन है ना, ये कौन से टाइप के टिश्यू से बनी है, बताओ ना जरा, बताना पड़ेगा फिर। ठीक है, तीसरा चैप्टर हम यहां पे पढ़ेंगे। अब सिस्टम्स पढ़ेंगे सारे हमारे बॉडी के। जैसे हमारे बॉडी में एक सिस्टम है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या काम करता है? डाइजेशन का काम करता है भैया, पाचन का काम करता है, तो हम इसको पाचन तंत्र बोल देते हैं। वो सिस्टम जो हमारे बॉडी में पचाने का काम करता है, उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ेंगे, कहां से डाइजेशन शुरू होता है, खाना कहां पे खाते हो, मुंह में। मुंह में क्या, दांत, जीभ, सलाइवा, लार, फिर फूड पाइप, फिर पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, सब पढ़ेंगे यहां पे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है बच्चा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, और हिंदी में इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जो सर्कुलेशन में हेल्प करे। हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सर्कुलेट होती रहती हैं, घूमती रहती हैं। एक तो आपके दिमाग में आ गया होगा, यहां पे हम ब्लड, खून के बारे में पढ़ेंगे। खून क्या होता है, खून में क्या क्या चीजें होती हैं, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है ना। फिर ब्लड ग्रुप क्या होता है, कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है, कौन यूनिवर्सल डोनर है ना। आरएच फैक्टर क्या होता है। कोई और भी ब्लड ग्रुप है क्या इंडिया में? जी हैं, जैसे आपने सुना होगा गोल्डन ब्लड ग्रुप है ना। जैसे सुना होगा आपने इंदिरा ब्लड ग्रुप है, अगर नहीं सुना है तो मैं बताऊंगी ना सब। यहीं पे हम ह्यूमन हार्ट के बारे में, मनुष्य की हृदय के बारे में, ब्लड को पंप करता कौन है, हार्ट, तो हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में पढ़ेंगे हम। हार्ट क्या होता है, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, कैसे हार्ट में खून आता है, कैसे हार्ट से जाता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बीपी कम कैसे होता है, बीपी ज्यादा कैसे होता है, बीपी को कैसे रेगुलेट रखें, हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट साउंड क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। यही तो एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में कुछ अलग थोड़ा आता है। 5 नंबर पे लिखेंगे बच्चा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। हमारे शरीर का एक ढांचा है ना, ये ढांचा है, ये ढांचा किसने बना रखा है? आपकी हड्डियों ने, बोन्स ने, हड्डियों ने बना रखा है, और साथ में जॉइंट्स ने। जॉइंट का मतलब होता है संधियां, और बोन्स का मतलब होता है हड्डियां। ये हड्डी है, ये जॉइंट है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कौन सी हड्डी है, ये कौन सा जॉइंट है, कौन सी संधि है, ये कौन सा जॉइंट है, ये कौन सा जॉइंट है, तो सब पढ़ा देंगे हम। हड्डी कितनी होती है? 206। तो 206 की लोकेशन पता होना चाहिए, कैसे कैसे कहां कहां होती हैं, कुछ हड्डियों के नाम याद होने चाहिए, सब हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, चले नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, वो सिस्टम जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और रेस्पिरेशन का मीनिंग पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में। यहां पे हम मेजरली लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, आपने देखा था ना जब कोरोना आया था तो क्या हुआ था, इंसान का ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रहा था। अगर उसको ऑक्सीजन ना मिल रहा था तो फिर बताइए आपको क्या हो रहा था। तो ऐसा क्या कर दे रहा था कोरोना लंग्स में, वही तो पढ़ना है यहाँ पे। फेफड़े हैं, क्या होते हैं फेफड़े?
क्या काम करते हैं फेफड़े? फेफड़ों में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे स्मोकिंग करते हो, बीड़ी तंबाकू सिगरेट आप जो भी पीते हो खाते हो, उनसे फेफड़ों में क्या हो जाता है, ये सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखो 7th नंबर पे लिखना एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। और यहां पे जो मेन ऑर्गन पढ़ेंगे ना, वो पढ़ते हैं हम किडनी के बारे में। किडनी क्या होती है, क्या काम करती है? आपने सुना होगा एक किडनी बेच दो आईफोन खरीद लो। कभी ये सुना एक फेफड़ा बेच दो आईफोन खरीद लो? नहीं सुना ना। तो सब बताएंगे आपको ऐसा क्यों होता है भैया। एक किडनी पे जिंदा रह लेते हो लेकिन एक फेफड़े पे नहीं रह पाते हो। ये सब मैं बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। 8th नंबर पे लिखेंगे हम नर्वस सिस्टम। ओ बहुत डेंजर चैप्टर। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कंट्रोल करने वाला सिस्टम। सभी लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कौन कंट्रोल करता है आपके बॉडी को? कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या है ये? दिमाग। तो नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में। ब्रेन के कितने पार्ट्स? ज्यादा अल्कोहल ले लेते तो बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? बॉडी बैलेंसिंग का काम कौन कर रहा है? अभी मैं आपसे बोल रही हूं नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस बोलना है, ब्रेन का कौन सा पार्ट डिसाइड कर रहा है, ये सब पढ़ना, ठीक है। 9 नंबर पे लिखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब बहुत सिंपल सा है कि प्रजनन तंत्र, जो जनन करवाता है, जो आपके जन्म में हेल्प किया, उसी को हम जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र कहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो कहां बनते हैं, कहां बनते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है ओवा, अंडाणु कहां बनते हैं, फर्टिलाइजेशन कहां होता है। और आजकल तो बहुत सारे टाइप की बीमारियां चल रही हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे, ठीक है बच्चों। हो गया। नेक्स्ट 10 नंबर पे लिखेंगे आप मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र, हिंदी में लिखोगे मांसपेशीय तंत्र। यहां पे हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, कितनी मसल्स होती है, मसल्स का काम क्या है, बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है, मांसपेशियां। आप जानते हैं हमारे बॉडी का 70% जो वजन है ना, वो आपकी मसल्स यानी ऑर्गन्स की वजह से है। ऑर्गन सबसे ज्यादा मांस है आपके बॉडी में। तो ये कितने टाइप की मसल्स होती हैं? मांसपेशीय तंत्र, ठीक है, हिंदी में लिख लोगे ना मांसपेशीय तंत्र। कितने टाइप की मसल्स होती हैं, मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कैसे रिलैक्स करती हैं, मांसपेशियां कैसे फंक्शन करती हैं, कौन सी बड़ी, कौन सी छोटी, कौन सी चौड़ी, कौन सी बड़ी, ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर लिखना 11th पे ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। ये कौन कौन सी बीमारियां होती हैं हमारे बॉडी में? बहुत सारी होती हैं मैम, सब पढ़ लेंगे। बैक्टीरिया से कौन सी होती हैं, वायरस से कौन सी होती हैं, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, कवक से कौन सी होती है, कौन सी बीमारियां जेनेटिकली आती है। HIV एड्स क्या होता है, कैंसर क्या होता है, कितने टाइप का कैंसर होता है, जो फैलता है कैंसर उसको क्या बोलते हैं, जो नहीं फैलता है एक ही जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैंसर का क्या क्या ट्रीटमेंट है, सब हम पढ़ने वाले हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसे पढ़ाऊंगे आपको नाम भी नहीं पता होंगे, अरे मैम ऐसी बीमारियां भी होती हैं क्या? बिल्कुल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमंस कैसे अपना न्यूट्रिशन करते हैं, मानव का पोषण। यहां पे हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन। विटामिन वाला चैप्टर यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है बच्चा। बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे, विटामिन वाले चैप्टर से बहुत भर भर के ये पढ़ना है हमें यहां पे, ठीक है। और उसके बाद हमें कुछ पढ़ने हैं स्ट्रक्चर्स, जैसे आई, आपकी आंख की स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा मेन है, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। आंख की स्ट्रक्चर है, आंख के कौन से भाग पे इमेज बनती है ना, आंख का कौन सा भाग है जो डोनेट करते हैं, ये सारे आपके क्वेश्चंस। आपके आंख के कलर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। ऐसा ही नेक्स्ट एक चैप्टर लिख लो,
एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया एनिमल्स को। जैसे आपसे मैं पूछ लूं मछलियों को कहां रखा गया है, चलो मछली छोड़ो, आप ये बता दो जो कॉकरोच होता है उसको कौन से किंगडम में रखा गया है, बताओ जरा। जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण। आपसे पूछ ले कछुआ कहां आता है, आपसे पूछ ले मक्खी मच्छर कहां रखा गया, बता दोगे क्या? हाँ, केंचुआ कहां रखा गया, बता दो। ऐसे ही बहुत सारे किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें। ये मेन चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर तो इनमें बहुत सारे हैं जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपकी जूलॉजी का सिलेबस है, छोटे मोटे चैप्टर होंगे वो सब मैं आपको करवा दूंगी, इन्हीं के अंदर आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, अब लिख लो जरा दूसरी ब्रांच। दूसरी ब्रांच कौन सी थी? बॉटनी। दूसरा ब्रांच कौन सा है अपना? बॉटनी। और बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पे सिर्फ प्लांट्स की बातें होंगी बच्चा, वनस्पति विज्ञान, और इसमें सिर्फ प्लांट्स की बातें होंगी। सिलेबस अपना मिला लेना, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सिलेबस के साथ। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना होगा, कोई चैप्टर ऐड करना होगा, मैं हूं यहां पे, ठीक है। चलो लिखो, बॉटनी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट को कैसे क्लासिफाई किया गया है, प्लांट क्लासिफिकेशन लिख दो। पादप जगत का वर्गीकरण, कैसे प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट लिख दो प्लांट हार्मोन। अच्छा, अपना एक चैप्टर रह गया ऊपर, एंडोक्राइन सिस्टम रह गया। प्लांट हार्मोन, पादपों के हार्मोन। जैसे हम लोगों में हार्मोन होते हैं ना, सुना होगा ना, थायराइड हार्मोन होता है यार, हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, सुना होगा ना कभी ना कभी। ऊपर लिख दो यहां पे एक चैप्टर और, एंडोक्राइन सिस्टम। जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे आप लोग मुझे बताते जाओगे कि मैम ये चैप्टर हो गया है, अब इसके क्या करवा दो, टेस्ट सीरीज, यानी कि आप इसके क्वेश्चंस अपलोड करवा दो, वो मैं करवा दूंगी। अंतःस्रावी तंत्र, कुछ बच्चे कह रहे थे सिलेबस का पीडीएफ, सिलेबस का पीडीएफ आप खुद नोट डाउन कर दो ना अपनी नोटबुक में, एक अलग से कॉपी तो आपको बनानी पड़ेगी बच्चा। प्लांट हार्मोन हो गए, जैसे हम लोगों में हार्मोन्स हम यहां पढ़ते हैं, प्लांट में यहां। तीसरा लिखो यहां पे प्लांट हार्मोन के बाद लिखना प्लांट टिश्यू। जैसे हम लोगों में टिश्यू होते हैं वैसे प्लांट्स में भी टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? 2-4 नाम तो आप बताओ यार। पंकज जी बहुत कमेंट कर रहे हो, बताओ जरा पंकज जी। नयनतारा जी आप बता दीजिए, प्लांट के कोई 2 टिश्यू के नाम बता दो। जाइलम फ्लोएम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, जाइलम फ्लोएम 2 ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर पे लिखो बच्चा, यहां पे प्लांट के पार्ट्स पढ़ते हैं हम। जैसे हम प्लांट पार्ट्स में प्लांट मोर्फोलॉजी, प्लांट मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे। और मोर्फोलॉजी शब्द का मीनिंग होता है पादप आकारिकी, यानी कि पादप का जो आकार है ना वो कौन कौन से पार्ट से बना हुआ है उनको पढ़ना। जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे रूट्स, जड़ों के बारे में। जैसे हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टेम, तना, तने के बारे में। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे लीफ, प्लांट के पत्ते होते हैं उनके बारे में। फ्रूट, फल कितने टाइप के होते हैं, कौन सा फल किस प्रकार का है। जैसे फ्लावर, पुष्प, यही होते हैं ना प्लांट के पार्ट्स, ये सब पढ़ेंगे, इनके फंक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखना फोटोसिंथेसिस, पढ़ना पड़ेगा ना फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, कितने टाइप की फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती हैं प्लांट्स में, ये सब हमें यहां पे पढ़ना पड़ेगा। एंड 6 नंबर पे लिखो प्लांट पिगमेंट्स। अच्छा, आपने देखा है अलग अलग कलर के फूल लगते हैं, अलग अलग कलर के फ्रूट लगते हैं। कभी ये देखा है इंसान, कोई इंसान बैंगनी कलर का है, कोई इंसान काला है, कोई इंसान सफेद है, कोई इंसान भूरा है, कोई इंसान लाल है, कोई बैंगनी है, नहीं ना। लेकिन देखो ना प्लांट के ऊपर तो बहुत सारे कलर के फ्रूट लगते हैं, बहुत सारे कलर के फ्लावर, पुष्प लगते हैं। क्यों? क्योंकि पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर।
उनकी वजह से हमें भगवान ने एक ही पिगमेंट दिया भैया, मिलानिन, जिसकी वजह से हमारे स्किन का ये कलर है। ठीक है। एंड एक और लिख दो, प्लांट डिजीज। जैसे हम लोगों में बीमारियां होती है ना, वैसे बच्चों प्लांट्स में भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। एक पेड़ के पत्ते पीले पड़ गए, क्यों पड़ गए? कोई बीमारी हो गई होगी उसमें। फ्रूट छोटे छोटे मिल रहे हैं, नींबू छोटे छोटे मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े नींबू होते थे, इस साल तो इतने से नींबू रह के गिर गए। ये सारे मेजर चैप्टर हैं, बाकी इसके अंदर न्यूट्रिशन वगैरह सब आ जाएगा, प्लांट का न्यूट्रिशन जैसे फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा, ये सब पढ़ लेंगे। तो ये बॉटनी ब्रांच हो गया। और अब कौन सा ब्रांच? जेनेटिक्स, तो उसमें जेनेटिक्स पढ़ेंगे। माइक्रोबायोलॉजी, तो उसमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब पढ़ेंगे। तो उनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, उनके अंदर अलग से चैप्टर नहीं है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी में अलग चैप्टर नहीं है, माइक्रोबायोलॉजी में हम वायरस, बैक्टीरिया, जो मैंने आपको पहले नोट डाउन करवा दिया है, वो पढ़ेंगे। आप लिख सकते हो कि तीसरा ब्रांच हम यहां पे पढ़ेंगे जेनेटिक्स। लिख लीजिए, जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी विज्ञान, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? यहां पे हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिजीज। भाई कौन कौन सी बीमारियां हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाती हैं, आनुवांशिक रोग, और थोड़े से यहां पे मेंडल लॉ वगैरह भी पढ़ लेंगे, जो कुछ कुछ एग्जाम में आते हैं। मैं बता दूंगी कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो ये पढ़ो, कौन कौन से हैं जो इसको अवॉइड कर दो। और 4 नंबर की ब्रांच को लिख दो आप, कौन सा? आप लिख दीजिए बच्चा यहां पे जेनेटिक्स के बाद माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। और यहां पे हम पढ़ देंगे बैक्टीरिया क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वायरस कितने टाइप के होते हैं, प्लांट में वायरस कौन कौन से होते हैं, हम लोगों में कौन कौन से होते हैं। ऐसे ही हम सारे पढ़ डालेंगे यहां पे, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर, वायरस की स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ डालेंगे। ये आपका सिलेबस है बच्चा। अब मत कहना कि सिलेबस का पीडीएफ अपलोड करवा दो, लिखवा तो दिया एक एक चीज, अब अपलोड क्या करवाना है इसमें? सब तो लिखवा दिया, अपलोड करवाने की जरूरत क्या है? तो इन 3 क्लासों में आपने क्या पढ़ा? बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस डिस्कस किया। अब मैं चाहती तो फर्स्ट क्लास में पहला चैप्टर स्टार्ट कर देती, लेकिन आप सोचो इतनी सारी चीज जो मैं आपको 3 क्लास से पढ़ा रही हूं, क्या आपको ये सारी चीजें आती थी बायोलॉजी में? नहीं आती थी तो आप बताओ, क्या मैं चैप्टर स्टार्ट कर सकती थी? नहीं ना। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगी। अब मैं जब चैप्टर स्टार्ट करूंगी ना, जैसे मैंने चैप्टर स्टार्ट किया डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आप सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम जो डाइजेशन करवाता है, और आप सबको पता है डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन किस टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं, इसीलिए मैं पढ़ाती हूं बच्चों को। ठीक है। किसी को भी किसी भी टाइप का डाउट हो, आप स्क्रीन पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम ये डाउट है, मैं यहीं पे हूं आपका डाउट लेने के लिए। चलिए फटाक से कमेंट करो। विवेक जी बहुत कमेंट करते हो, करो। प्रिया, नयनतारा, पंकज। और कैसा क्लास लग रहा है आपको, एक बार कमेंट करके ये भी बता दीजिए, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वैसे तो कुछ पढ़ा ही नहीं है जो समझ में नहीं आए, पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट क्लास से ना। हाँ जी, सब समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करके बता दो कि सही लग रहा है पढ़ना, कि कुछ ऊपर से जा रही हैं चीजें। ओके राहुल, बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो। रविदेश कह रहे हैं हम आपसे पहले पढ़ चुके हैं और हम जॉब भी ले लिए हैं। किसमें जॉब ले लिए हैं बेटा? पढ़ लिए हैं, फिर नौकरी भी ले ली है, फिर आगे किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलो डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे डाउट आना चाहिए। चलिए फिर आज की क्लास इतनी ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखनी है अपना, अच्छा सा नोट्स बनाइए अपने और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। और जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट को कोशिश करें हैंड रिटन नोट्स बना के पढ़ाई करें। ओके, क्योंकि मैंने बताया है पढ़ी हुई चीजें, हाथ से लिखी हुई चीजें जल्दी स्टोर होती हैं आपके ब्रेन की हार्ड डिस्क में। ब्रेन में हार्ड डिस्क किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? हिपोकैम्पस एक ब्रेन का पार्ट होता है जहां पर जितनी भी सारी आप मेमोरी कलेक्ट करते हो वो जाके स्टोर होती है। जैसे इस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क है, वो निकाल लूं मैं तो ये कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अगर मैं आपके दिमाग का हिपोकैम्पस निकाल लूं, दिमाग किसी काम का नहीं है, याददाश्त चली जाएगी आपको। तो वो हिपोकैम्पस ज्यादा कब काम करता है? जब आप किसी चीज को लिख लिख के याद करते हो।
इसलिए कहती हूँ अपने हाथ से नोट्स बनाओ, बाकी मैं तो नोट्स अपलोड करवा ही दूंगी आपके बैच में। चलिए बच्चों,